नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली कक्षा के अंदर फिजिक्स की कक्षा के अंदर ध्वनि वाला पोर्शन अपन कर रहे थे और ध्वनि वाले पोर्शन में अपन ने 3 वीडियो अपन कर चुके हैं, 3 लेक्चर कर चुके हैं और आज हमारा साउंड का पार्ट 4 रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ध्वनि पार्ट 4। तो टॉपिक है आपका साउंड यानी ध्वनि पार्ट 4। चौथा पार्ट हमारा रहेगा। 3 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं क्या क्या अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने तरंगों की चर्चा की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तरंगे पढ़ चुके हैं। तरंगों के बाद में अपन ने पढ़ा तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो अपन ध्वनि तरंग पे पहुंच गए थे। उसके बाद अपन ने ध्वनि तरंग के लिए कुछ मुख्य लक्षणों की चर्चा की, जिसके अंदर अपन ने देखा कि ध्वनि तरंगों के प्रकार देखे कि ध्वनि तरंग 3 प्रकार से आपके पास बांटी जाती है। और 3 प्रकार कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? 3 प्रकार पढ़े थे। एक तो श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तीनों प्रकार अपन ने पढ़े थे। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग पढ़े थे, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी पराश्रव्य तरंगों के उपयोग अपन ने पढ़ लिए थे। अब आज अपन ध्वनि तरंगों के कुछ गुणधर्म पढ़ने, कुछ विशेषताएं पढ़नी है साउंड वेव की, और उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता पे अपन आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है हमारा, सबसे पहले टॉपिक का नाम है ध्वनि का तारत्व। ध्वनि का तारत्व, प्रबलता एवं गुणता, ये हमारा टॉपिक है। ध्वनि का तारत्व, जिसको बोलते हैं पिच, इसको अंग्रेजी भाषा में पिच बोला जाता है, इसको बोलते हैं लाउडनेस, और इसको अपन बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द वॉइस। ये आपके पास ध्वनि का तारत्व, प्रबलता एवं गुणता, ये 3 अपन को टॉपिक पढ़ने हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है कि तीनों को एक बार अपन ढंग से समझते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन देखिए ऐसा आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते क्योंकि इनका मतलब ही नहीं पता। तारत्व, पिच क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, प्रबलता क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। मैं एक बार आपको तीनों को बिल्कुल लाइन से बताता हूं ताकि आपको एक परसेप्शन, एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस तारत्व की, इस पिच की। देखिएगा ये पिच क्या होती है, तारत्व क्या होता है। देखिए, ध्वनि की तीखापन, जो ध्वनि की तीक्ष्णता होती है, ध्वनि का तीखापन आपके पास तारत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि का तीखापन आपके पास क्या कहलाता है? तारत्व कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ध्वनि के तीखेपन को अपन क्या बोलते हैं? तारत्व कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता को अपन क्या बोलते हैं? तारत्व कहते हैं। दूसरी बात, ये जो ध्वनि का तारत्व होता है ये किस पे निर्भर करता है? तो ये हमें ध्यान रखना है, आवृत्ति पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। इसी बार के सीडीएस का जो पेपर हुआ था 2020 फर्स्ट हुआ, उसके अंदर आपके पास ये पूछा गया प्रश्न है कि 2019 वाले सेकंड के अंदर पूछा गया था कि ध्वनि का तारत्व जो है वो किस पे निर्भर करता है? ये आपके पास आवृत्ति पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निर्भर करता है? जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारत्व भी ज्यादा होगा, यानी जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी उतनी ही आवाज में तीखापन होगा, यानी तीक्ष्णता ज्यादा होगी। तो इस प्रकार निर्भर करता है। अब मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ कि एक मच्छर की भिनभिनाहट और एक शेर की दहाड़ में से किसका तारत्व ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली कि जो मच्छर की भिनभिनाहट है उसका तारत्व ज्यादा होगा। कैसे? मैं आवाज तेज कम की नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तारत्व, और तारत्व मतलब होता है तीखापन। कौन सी आवाज आपको ज्यादा चुभती है कानों को, और वो कौन सी ज्यादा चुभती है? मच्छर की भिनभिनाहट। मच्छर की भिनभिनाहट आपको ज्यादा चुभती है बजाय शेर की दहाड़ के। शेर की दहाड़ से आप डरते हो और मच्छर की भिनभिनाहट आपको कानों में चुभती है आके, ठीक है ना? ऐसे लगता है, मन करता है मच्छर को मसल दे, मार दे। क्यों? क्योंकि मच्छर आपको परेशान करता है, कानों को अप्रिय ध्वनि लगती है, तीखा लगता है थोड़ा सा। जबकि शेर की दहाड़ से आपको लाउडनेस होती है, ज्यादा तेज होती है उसकी आवाज। चलिए, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, एक वयस्क पुरुष के रोने की आवाज और एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज, दोनों में से किसका तारत्व ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली बात है एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज का तारत्व ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे की चिल्लाहट में
तीव्रता ज्यादा होती है, कानों को चुभती है छोटे बच्चे के रोने की आवाज। वयस्क पुरुष तो आपके पास जो रोता है उसकी आवाज तेज होती है, चुभने वाली आवाज नहीं होती, इसीलिए छोटे बच्चे की चिल्लाहट का तारतम्य ज्यादा होता है। एक और क्वेश्चन, सीटी की आवाज और ढोल की आवाज में से किसका तारतम्य ज्यादा होता है? तो ऑब्वियसली बात है सीटी की आवाज का तारतम्य ज्यादा होगा, क्योंकि सीटी की आवाज आपको ज्यादा चुभती है कानों को, इसलिए उसका तारतम्य ज्यादा होगा। और एक क्वेश्चन आपके पास कि एक महिलाओं की आवाज का तारतम्य सामान्यतः पुरुषों की आवाज से ज्यादा होता है। मैंने सामान्यतः बोला है, क्यों? कई कई महिलाओं का तो पुरुषों से भी बुरा होता है। क्यों? सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि महिलाओं की आवाज पतली होती है, सुरीली होती है। हर बार ऐसा नहीं होता, सामान्यतः इसलिए बोल रहा हूं मैं, कई कई महिलाओं की बहुत बुरी होती है। तो महिलाओं की आवाज सामान्यतः पतली होती है और आपके पास सुरीली होती है। उसका रीजन यह है कि उनका जो स्वर यंत्र होता है, जो आपके पास लेरिंग्स होता है, वो स्वर यंत्र के अंदर वोकल कॉर्ड जो होती है, सर रज्जु है, वो थोड़ी लंबी होती है और पतली होती है। इसीलिए आपके पास उनकी आवाज क्या होती है? थोड़ी सी पतली होती है और सुरीली होती है। जबकि पुरुषों की आवाज थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि उनका तारतम्य कम होता है, और महिलाओं की आवाज का तारतम्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये एग्जांपल्स थे तारतम्य के। क्या बोला मैंने? तारतम्य का मतलब होता है ध्वनि की तीक्ष्णता या तीव्रता, थिकनेस, मतलब इंटेंसिटी। जो आपके पास तीक्ष्णता होती है उसको अपन बोलते हैं ध्वनि का तारतम्य। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो आपके पास तारतम्य भी ज्यादा होगा, और अगर आवृत्ति कम होगी तो आपके पास तारतम्य भी क्या होगा? कम होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका तारतम्य। तारतम्य पढ़ा है हमने, ध्वनि का तारतम्य। तो फर्स्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा है? तारतम्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट पिच, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सबसे पहला क्या होता है? तारतम्य मतलब होता है ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता या तीखापन, यह ध्वनि का तारतम्य होता है। दूसरी बात, निर्भर किस पे करता है? आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरी बात, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे एक दो तो किसका ज्यादा होगा? जैसे देखो, मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य किससे ज्यादा होता है? मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य किससे ज्यादा होता है? शेर की दहाड़ से। ये ग्रेटर का साइन मतलब जिधर इसका मुंह खुला उसका तारतम्य ज्यादा, शेर की दहाड़ से। ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा, सीटी की आवाज का तारतम्य, जो सीटी की आवाज होती है उसका तारतम्य किससे ज्यादा होता है? जो आपके ढोल की आवाज होती है उससे क्या होता है? ज्यादा होता है। ये हमें ध्यान रखना है। एक बच्चे की चिल्लाहट का तारतम्य किससे ज्यादा होता है? वयस्क पुरुष की चिल्लाहट से या वयस्क पुरुष के रोने से। वयस्क पुरुष के रोने से उसकी चिल्लाहट का तारतम्य ज्यादा होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चौथा, महिलाओं की जो आवाज होती है वो महिलाओं की आवाज ज्यादा सुरीली होती है। क्यों? क्योंकि उनका तारतम्य ज्यादा होता है किससे? पुरुषों से। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होता है, मैंने बताया आपको कि महिलाओं का जो वोकल कॉर्ड होता है, जो स्वर यंत्र होता है, तो महिलाओं में स्वर यंत्र क्या होता है? थोड़ा सा पतला होता है, इसीलिए उनकी आवाज थोड़ी सी क्या होती है? पतली होती है और सुरीली होती है। चलिए, ये आपका तारतम्य है, तीखापन या तीक्ष्णपन, और आवृत्ति पे निर्भर करता है। सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन प्रबलता पे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, ध्वनि का प्रबलता यानी लाउडनेस ऑफ द वॉइस। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रबलता, लाउडनेस ऑफ द वॉइस। अब देखिए, लाउडनेस क्या होती है, प्रबलता क्या होती है। प्रबलता क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि जो होती है वो ध्वनि का आपके पास तेज आना या धीमा सुनाई देना, ये आपके पास प्रबलता होती है यानी लाउडनेस होती है। अब देखिए, तेज आना धीमे आना कैसे? आपने देखा होगा, आप पुराने मोबाइल यूज लेते होंगे, तब आप एक चीज याद रखना
अब पुराने चाइना के मोबाइल जो आते थे अपने, उसमें एफएम सुनते थे अपन, तो जैसे ही वो गाने की आवाज ऊपर जाती थी वो बीच में लाइन ऊपर जाती थी, ऐसे फ्लक्चुएशन होता था। आपने देखा होगा जैसे आवाज ऊपर जाती, आवाज तेज होती, वैसे ही ऊपर नीचे आता, फिर वो नीचे आ जाता, फिर आवाज तेज आती, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आ जाता, फिर आवाज तेज ऊपर आती, फिर नीचे आ जाता। इस प्रकार से आपके पास ये क्रम चलता रहता था। जैसे ही आवाज तेज आती थी, ये बीच वाली जो लाइन है वो क्या हो जाती थी, ऊपर। तो इसी से मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि ध्वनि की प्रबलता मतलब होता है ध्वनि का धीमे होना और तेज होना, धीमे होना, तेज होना। और ये किस पे निर्भर करता है, आयाम पे निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। क्योंकि मैंने आपको आयाम क्या बताया था, जब मैंने आपको तरंग बताई थी तो आयाम का मतलब यही बताया था, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ये माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है, ये जो सीधी रेखा है बीच वाली, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। बताया था मैंने आपको, एम्पलीट्यूड इसी को बोलते हैं, माध्य स्थिति अधिकतम विस्थापन बीच वाली जो रेखा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो बेसिकली आपके पास ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पे निर्भर करती है, आयाम पे निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। तो तारत्व मतलब तो होता है तीखापन, और आवर्ती पे निर्भर करता है। प्रबलता मतलब होता है तेज या धीमे होना, और ये निर्भर करता है आयाम पे। जैसे ही वो बीच वाली लाइन बढ़ेगी, आयाम बढ़ेगा, वैसे ही प्रबलता बढ़ेगी। अब देखो इसके एग्जांपल जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। एक शेर की दहाड़ और एक मच्छर की भिनभिनाहट में से तारत्व किसका ज्यादा होगा, मच्छर की भिनभिनाहट का। लेकिन प्रबलता किसकी ज्यादा होगी, आवाज तेज किसकी सुनाई देगी आपको, आवाज तेज सुनाई देगी आपको शेर की दहाड़ की। तो शेर की दहाड़ की आवाज तेज हो जाएगी। और सारे एग्जाम्पल उल्टे हो जाएंगे। सीटी की आवाज और ढोल की आवाज में से तेज आवाज किसकी सुनाई देती है, ढोल की आवाज की। तो प्रबलता ज्यादा किसकी हो जाएगी, ढोल की आवाज की। वयस्क पुरुष के रोने की आवाज और बच्चे की रोने की आवाज में से आवाज तेज किसकी आती है आपको वयस्क पुरुष की आती है। चिल्लाहट कानों को नसीब होती है तो तारत्व ज्यादा होगा, लेकिन आपको तेज आवाज वयस्क पुरुष की आती है, इसलिए उसका जो प्रबलता है वो क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। चलिए, तो ये अपन को ध्यान रखना है। प्रबलता मतलब क्या होता है, प्रबलता मतलब होता है ध्वनि का तेज होना या धीमे होना, यह आपके पास प्रबलता का मतलब होता है। अगली बात, ये आपके पास किस पे निर्भर करता है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड आयाम पे निर्भर करता है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, आयाम पर निर्भर करता है। तारत्व आवर्ती पे निर्भर करता है, ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल सारे बता दिए मैंने, उल्टे कर लेना आप। मैं एक बता देता हूं कि जो मच्छर की भिनभिनाहट है उसकी प्रबलता किससे कम होगी, शेर की दहाड़ से कम होगी। यानी शेर की दहाड़ की प्रबलता किससे ज्यादा होगी, मच्छर की भिनभिनाहट से ज्यादा होगी। इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। ये आपके प्रबलता पूरा हुआ। तो तीव्रता मतलब होता है, तो मतलब होता है तीव्रता, और प्रबलता मतलब होता है तेज या धीमे होना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है, आपके पास तीसरा टॉपिक है ध्वनि की गुणता। ध्वनि की गुणता, क्वालिटी ऑफ द वॉइस, क्वालिटी ऑफ द वॉइस। अब देखिए क्वालिटी ऑफ द वॉइस यानी ध्वनि की गुणता क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा। दो समान ध्वनियां, दो सेम ध्वनियां, जैसे आप मान लो कि दो सिंगर गा रहे हैं, जैसे सोनू निगम गा रहा है और आपके पास गा रहा अरिजीत सिंह, दोनों गा रहे हैं, प्रबलता दोनों की समान है, ना तेज गा रहे ना धीमे गा रहे, बिल्कुल सेम पेस पे गा रहे। दोनों की तीव्रता भी समान है, यानी तीखापन भी सेम है दोनों का, बिल्कुल दोनों का तारत्व सेम है, तीव्रता भी सेम, तारत्व सेम है और प्रबलता सेम है दोनों की। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी आवाज सोनू निगम की है, कौन सी आवाज अरिजीत सिंह की है? ऑब्वियसली बिना देखे, देख रहे हो तो पता लग जाएगा। सुन के सिर्फ मान लो दोनों को पर्दे के अंदर ढक रखा है और आपको सुना रहे हैं, तो सुन के बताओ कौन सी अरिजीत सिंह की है, कौन सी सोनू निगम की। पहचान लेते हो ना आप, बिल्कुल पहचान लेते हो। आवाज सुनते ही पता पड़ जाता है कि कौन सी तो सोनू निगम की है, कौन सी अरिजीत सिंह की है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज की क्वालिटी अलग अलग होती है, उनकी गुणता अलग अलग होती है। आप सब सेम रख लो, तारत्व सेम रख लो, प्रबलता सेम रख लो, लेकिन गुणता, क्वालिटी क्या होती है दोनों की अलग अलग। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके कोई दो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, जो आपकी कमरे के अंदर बंद होकर आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी चुगलियां कर रहे हैं मान लो, और उनको पता नहीं है कि गलती से खिड़की खुली है थोड़ी सी और आप उसमें से सुन रहे हो। तो अगर आप वो आपके दोस्त हैं, पहले से आपने उनकी आवाज सुन रखी है, तो थोड़ी थोड़ी भी अगर आपको आवाज आ रही है
तो आप ये पता लगा सकते हो ना कि कौन सा दोस्त आपकी ज्यादा बुराई कर रहा है और कौन सा दोस्त आपकी कम बुराई कर रहा है, ताकि उसको बाहर निकल के आप ठोको आराम से। तो आराम से आप पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, वॉइस की दोनों की गुणता अलग अलग है। इसी प्रकार आप कोई भी हो, किसी की भी, आप मान लो कि दो आपके घर के अंदर ही आपका दो बहनें हैं, ठीक है ना, दोनों बहनों में से आप मान लो फोन पे बात कर रहे हो, दोनों बिल्कुल सेम, प्रबलता सेम है, तारतम्य सेम है, फिर भी आपको पता लग जाता है कौन सी सिस्टर की आवाज है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कौन सी क्वालिटी है किसकी। तो क्योंकि वॉइस की क्वालिटी, ध्वनि की गुणता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणता क्या करता है, दो ध्वनियों के अंदर विभेद करने में सक्षम बनाता है। दो ध्वनियां जिनका तारतम्य सेम है, जिनकी प्रबलता समान है, उनमें अंतर किस गुण के आधार पर किया जाता है, गुणता के आधार पर किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि गुणता क्या बताता है, दो समान तारतम्य तथा प्रबलता वाली ध्वनियों में, दो समान तारतम्य व प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद योग्य बनाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपके पास गुणता क्या करता है, दो समान तारतम्य व प्रबलता वाली ध्वनियों में हमें क्या करने में सहायता करता है, विभेद करने में सहायता करता है। इसी के साथ आपके गुणता भी क्या हुआ, समाप्त। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, दो सिंगर की आवाजों में पहचान करना। ये आपके तारतम्य, प्रबलता और गुणता समाप्त हुआ। तारतम्य मतलब होता है तीखापन, आवृत्ति पे निर्भर करता है। प्रबलता यानी आवाज का तेज होना, धीमे होना, आयाम पे निर्भर करता है। गुणता दोनों में अंतर बताता है दो ध्वनियों के अंदर। चलिए, ये हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हुए। अच्छे टॉपिक ये पूछे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक साउंड के अंदर लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसको बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। चलिए, अब ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी डेफिनेशन देखिएगा फिजिक्स के रूप में। ध्वनि की तीव्रता का डेफिनेशन होता है आपके पास, प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा निकलती है किसी भी ध्वनि स्रोत से, वो क्या कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता। जैसे एक स्पीकर है, उस स्पीकर में से कितनी ध्वनि ऊर्जा निकल रही है एक सेकंड के अंदर, वो उसकी क्या कहलाएगी, ध्वनि की तीव्रता। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलोगे, प्रति सेकंड ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। तो प्रति सेकंड ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। अब आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, अगर आपसे बोल दे ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता, दोनों का ही मात्रक आपके पास डेसिबल होता है। वैसे तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन अब आजकल एग्जाम्स के अंदर ये ऑप्शन होते ही नहीं है, इसलिए अपन को करना पड़ता है ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता का मात्रक दोनों का ही आपके पास क्या होता है, डेसिबल होता है, डीबी। बहुत बार पूछा जाता है आपके पास एग्जाम्स के अंदर, डीबी आपके पास डेसिबल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो डेसिबल इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रति सेकंड ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है, डीबी। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो डेसिबल इसका मात्रक होता है। अब आपसे कुछ सामान्य जो उपकरण है उनकी ध्वनि की तीव्रता पूछी जाएगी, तो ये हमें ध्यान रखनी है, सामान्य उपकरणों की ध्वनि की तीव्रता। तो कुछ सामान्य उपकरणों की ध्वनि तीव्रता। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। याद करने वाले पॉइंट्स हैं आपके लिए। सबसे पहला, सामान्य बातचीत। सामान्य बातचीत जो होती है उसकी आपके पास तीव्रता कितनी होती है, लगभग होती है 40 डेसिबल।
सामान्य बातचीत की तीव्रता कितनी होती है? 40 डेसिबल। दूसरा, फुसफुसाहट। फुसफुसाहट का मतलब होता है कि आप मान लो किसी की बुराइयां कर रहे हो, बुराइयां करते हैं ना कानों के अंदर, तो वो फुसफुसाहट की सामान्य तीव्रता कितनी होती है? 15 से 20 डेसिबल आपके पास तीव्रता होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि जो लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर की तीव्रता कितनी होती है? लाउड स्पीकर की होती है लगभग 70 से 80 डेसिबल होती है। लाउड स्पीकर की कितनी होती है? 70 से 80 डेसिबल। उसके बाद आपके जो भारी वाहन है, भारी वाहन या मोटर गाड़ी, तो भारी वाहन या मोटर गाड़ी की होती है लगभग 90 से 110 डेसिबल। ये भारी वाहनों की होती है। उसके बाद में आपके पास जो विमान, ये जो आपके पास जेट विमान होते हैं, जेट विमान की कितनी होती है? जेट विमान की होती है लगभग 120 डेसिबल। और उसके बाद जो आपके पास मिसाइल होती हैं या रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल या आपके पास रॉकेट होते हैं, उनकी कितनी होती है? उनकी होती है लगभग 180 डेसिबल होती है। तो ये कुछ उपकरण है जिनकी तीव्रता हमें ध्यान रखनी है। सामान्य बातचीत 40 डेसिबल पूछा जाता है एग्जाम में, फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल, लाउड स्पीकर 70 से 80 डेसिबल, भारी वाहन या मोटर गाड़ी 90 से 110 डेसिबल, जेट विमान 120 डेसिबल और मिसाइल या रॉकेट 180 डेसिबल। आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और, जो भीड़-भाड़ वाली जगह होती है, भीड़-भाड़ वाली जगह, वहां लगभग जो आपके पास तीव्रता होती है वो लगभग, जो भीड़-भाड़ वाली जगह है वहां पे लगभग होती है आपके पास 60 डेसिबल से 70 डेसिबल। ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इसी तीव्रता से संबंधित। देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि सामान्य मनुष्य कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकता? तो सामान्य मनुष्य आपके पास 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को, कितने डेसिबल से? 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकता या सहन नहीं कर सकता। ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, नहीं सहन कर सकता। मनुष्य के कान सहन नहीं कर सकते 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को, इतनी आपके पास नॉर्मल है। लेकिन एक पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी ध्वनि, कितनी आवृत्ति की ध्वनि है जिससे मनुष्य के कान के पर्दे फट सकते हैं? तो कान के पर्दे किससे फट जाएंगे? कान के पर्दे जो हैं वो आपके पास 140 डेसिबल से अधिक से फट सकते हैं। 140 डेसिबल से अधिक तीव्रता पर फट जाते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गए। एक तो आपके पास मनुष्य के कान सहन किसको नहीं कर सकते? 90 से अधिक वाली को, वो तो अप्रिय लगता है, बहुत कानों को मुश्किल होती है। लेकिन आपके पास कान के पर्दे फट किससे जाएंगे? 140 डेसिबल से अधिक की ध्वनि से कान के पर्दे क्या हो जाएंगे? आपके पास फट जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और है कि आपके पास सोते हुए मनुष्य को जगाने के लिए, जो सो रहा होता है मनुष्य, वो सोते हुए मनुष्य को जगाने के लिए कितनी आपके पास आवर्ती ध्वनि चाहिए? सोते हुए मनुष्य को जगाने के लिए लगभग आपके पास सामान्य तौर पे 50 डेसिबल चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है आपके पास? 50 डेसिबल की ध्वनि चाहिए होती है सामान्य मनुष्य। अब कोई कुंभकर्ण के वंश का हो तो उसको तो 50 डेसिबल छोड़ो, आप पानी की बाल्टियां पटक दो तो ही नहीं उठेगी, भाई बारिश आ रही होगी, वापस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए सामान्य मनुष्य को जगाने के लिए 50 डेसिबल की आवृत्ति वाली 50 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि काफी होती है। यह आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो अपन को ध्यान रखने, तीव्रता से संबंधित। इसी के साथ आपका यह ध्वनि की तीव्रता वाला टॉपिक भी क्या हुआ? समाप्त। देखो फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, ये तीव्रता खत्म हो चुका है।
नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का परावर्तन, जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार किसका परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। तो अब देखिए ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। जिस प्रकार प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है उसी प्रकार ध्वनि भी किसी चमकदार या चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन चिकनी और चमकदार सतहों से ज्यादा होता है उसी प्रकार ध्वनि का परावर्तन भी चिकनी और चमकदार सतहों से ज्यादा होता है। तो ध्वनि किसी सतह से टकरा के वापस लौटती है, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन। तो अगर मैं ध्वनि के परावर्तन की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलूंगा ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, यह आपके पास क्या कहलाएगा, ध्वनि का परावर्तन कहलाएगा। और जो ध्वनि का परावर्तन है वो किससे ज्यादा होता है, चिकनी और चमकदार सतहों से। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता है चिकनी और चमकदार सतहों से ज्यादा होता है। तो चिकनी और चमकदार सतहों से ज्यादा होता है परावर्तन, ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो परावर्तन ध्वनि का हो गया किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, और किससे ज्यादा होता है, चिकनी और चमकदार सतहों से आपके पास ज्यादा होता है। अब देखिए ये आपका परावर्तन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है ध्वनि का इको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास प्रतिध्वनि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रतिध्वनि, यानी जिसको अपन बोलते हैं इको ऑफ साउंड, प्रतिध्वनि या फिर इको ऑफ साउंड। ये आपके पास नया टॉपिक है आपका प्रतिध्वनि। अब ध्यान से सुनिएगा सभी फ्रेंड्स, मैंने बोला अगर ध्वनि किसी सतह से टकरा के वापस आ रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि, सॉरी परावर्तन बोलते हैं ध्वनि का। अब जो ध्वनि टकरा के वापस लौटेगी, देखो मैंने क्या बोला, ध्वनि किसी सतह से टकरा के गई और टकरा के वापस लौट गई, इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन। अब जो ध्वनि टकरा के लौट रही है उस ध्वनि को अपन क्या बोलते हैं, इको ऑफ साउंड बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपने वो पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर पुरानी फिल्म के अंदर होता है कि है ना, एक हीरो है ना पहाड़ पे जाता है और चिल्लाता है मोनिका मोनिका, तो वापस आता है पीछे से मोनिका मोनिका आता है ना। तो जैसे ही आप पहाड़ पे खड़े होते हो और चिल्लाते हो, वापस आवाज आती है थोड़ी देर बाद मोनिका मोनिका, जो भी आप नाम लेते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार ध्वनि आप जैसे ही बोलोगे वापस आती है आवाज, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, जो ध्वनि टकरा के आती है। अंतर समझना, पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन, और जो ध्वनि टकरा के वापस लौटती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, इको ऑफ साउंड बोलते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले तो क्या बोलेंगे अपन, परावर्तित जो ध्वनि है उसी को अपन बोलते हैं परावर्तित ध्वनि। क्या कहलाती है आपके पास, प्रतिध्वनि होती है। तो परावर्तित ध्वनि को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। दूसरी बात कि ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि मनुष्य के कान पर, मनुष्य का जो कान होता है उसके ऊपर एक ध्वनि का असर 0.1 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक रहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य का जो कान होता है, मनुष्य के कान पर ध्वनि का असर कितने सेकंड रहता है, 0.1 सेकंड रहता है, 0.1 सेकंड तक रहता है। इसका मतलब आपके जो मूल ध्वनि है, आपके जो मूल ध्वनि है जो आप बोल रहे हो और जो टकरा के आ रही है प्रतिध्वनि, उन दोनों के बीच में स्पष्ट अंतर के लिए, ताकि दोनों साफ साफ सुनाई दे, कितने का अंतर होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। अगर इतना अंतर नहीं होगा तो पहले वाली ध्वनि का असर रहेगा और वो दोनों मिक्सअप हो जाएगी आपस में। तो मूल ध्वनि जो आप बोल रहे हो और जो टकरा के आ रही है प्रतिध्वनि, उसके अंदर कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में
स्पष्ट अंतर के लिए, स्पष्ट अंतर के लिए आपके पास कितने समय का अंतर होना चाहिए? 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए? 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। चलिए, अब इसके लिए एक और पॉइंट है और उसी की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो हमें ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ये यहां से, ये आपके पास कोई श्रोता है जो चिल्ला रहा है और सामने एक पहाड़ है, यहां से टकरा के चट्टान है, यहां पे वो बोल रहा है और यहां से टकरा के ध्वनि वापस आ रही है, इसको ही अपन प्रतिध्वनि बोलते हैं। यहां से वो बोल रहा है और यहां से टकरा के ध्वनि वापस आ रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस श्रोता से लेके इस परावर्तक तल जहां से ध्वनि टकरा के वापस आ रही है, उन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि आपको दोनों का मिक्सअप सुनाई नहीं दे, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों में अंतर स्पष्ट हो। समय तो 0.1 सेकंड होना चाहिए, लेकिन मान लो मैं चिल्ला रहा हूं और सामने से जहां से टकरा के वापस आ रही है आवाज, हम दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, ताकि आवाज में मिक्सिंग ना हो। जैसे मान लो मैं मोनिका बोला, ऊपर से खड़ा हो गया मोनिका, और नीचे वो पहले से बैठा और वो अंदर ही बोलते वापस मोनिका, तो मिक्सअप हो जाएगी ना आवाज आपस में। तो ताकि मिक्सअप नहीं हो, बिल्कुल स्पष्ट प्रतिध्वनि आए, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में स्पष्ट अंतर हो, उसके लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? श्रोता और परावर्तक तल जहां से टकरा के आ रही है आवाज, उन दोनों के बीच में लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में स्पष्ट अंतर के लिए श्रोता और जो आपका परावर्तक तल है, उस परावर्तक तल के मध्य लगभग, वैसे तो 16.6 होता है, लेकिन आप ध्यान रखना लगभग 17 मीटर की दूरी होती है। वैसे 16.6 होता है एक्यूरेट, दूरी होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। लगभग 16 मीटर या 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये आपके पास प्रतिध्वनि है। परावर्तित ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। मनुष्य कान पर ध्वनि का असर 0.1 सेकंड तक रहता है, इसलिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में अंतर कब होगा? जब दोनों में कितने का अंतर होगा? 0.1 सेकंड का। उसके बाद में मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में आपके पास स्पष्ट अंतर के लिए श्रोता और परावर्तक तल के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ एग्जाम्पल क्या है इसका प्रतिध्वनि का, तो एग्जाम्पल मान लो आप कोई भी दो पहाड़ है, दो समांतर पहाड़ियां हैं, उनके बीच में चिल्ला रहे हो तो आवाज गूंजेगी आपस में बीच के अंदर। वो किसका उदाहरण हो गया आपके पास? प्रतिध्वनि का उदाहरण हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, एक और एग्जांपल है आपके पास, जो आप बिजली कड़कना होता है, बिजली का कड़कना होता है, वो भी किसका उदाहरण है आपके पास? प्रतिध्वनि का उदाहरण है। आगे मैं बताऊंगा आपको ध्वनि का अनुरणन, उसका भी उदाहरण है। तो ये फ्रेंड्स, हमने आज प्रतिध्वनि पूरा किया है और आज की वीडियो में हमने क्या क्या पूरा किया है? ध्वनि का तारतम्य पूरा किया है, प्रबलता पूरा किया है, गुणता पूरा किया है, उसके बाद ध्वनि की तीव्रता, और ये हमने ध्वनि का परावर्तन, और ये ध्वनि की आपके पास प्रतिध्वनि पड़ी है, इको ऑफ साउंड पड़ा है। इसको ध्यान से देखिएगा आप, हमेशा क्वेश्चन पूछा आता है प्रतिध्वनि में से। ये 17 मीटर वाला और 0.1 सेकंड वाला काफी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप इसको जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी है जो आपके आ सकता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये आपके पास श्रोता है और ये आपका परावर्तक तल है। ये तो आपका श्रोता है जो सुन रहा है और जो बोल रहा है, और ये परावर्तक तल है जहां से रिफ्लेक्टेड प्लेन जहां से टकरा के आ रही है। ये मैंने आवाज लगाई और यहां से टकरा के वापस आवाज आ रही है, ये यहां से टकरा के वापस आवाज आ रही है। तो श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी हो गई? डी हो गई आपके पास। अब देखो फ्रेंड्स, डी तो जाने की, डी वापस आने की। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको एग्जाम में दी हुई होगी, वरना मैं आगे बताऊंगा कि वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको याद ही रखनी है, वरना एग्जाम में दी होती है, अगर अलग दी हो तो। वैसे 332 होती है। अब यहां से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो यहां से चाल, तो अगर हमें निकालनी हो कि चाल या समय निकालना हो, तो देखो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? डी आने की, डी आने की, वो तो 2d हो गया, और ये आपका समय, जितना समय दे रखा होगा ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। जो 17 मीटर आया था वो भी इसी से आया था। समय की जगह रखा था 0.1 सेकंड, चाल की जगह रखा था 332, और डी की वैल्यू आई थी, 2d की वैल्यू नहीं आई थी, डी की।
2D तो हो गया आने और जाने पूरे का, हमें तो सिर्फ इसके बीच की दूरी चाहिए थी, तो मैंने 2 से भाग दे दिया था तो आंसर आ गया था। तो आपसे रेलवे के अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, आपसे पूछेगा श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी, तो आप डी मत ले लेना, आपको ये फॉर्मूले के अंदर ये 2D की वैल्यू मत निकाल देना, डी की वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला ये यूज करना है, चाल दी हुई होगी, समय दी हुई होगा, आपसे दूरी पूछेगा तो, या फिर दूरी दी हुई होगी, समय दिया हुआ होगा, चाल पूछेगा ध्वनि की, या कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से, आपको फॉर्मूला ये 2D यूज लेना ऊपर तो, और नीचे यूज लेना आपके पास समय और इधर चाल। ये क्वेश्चन टेक्निकल में आपके पास अभी लोको पायलट का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर रेलवे में। तो ये आपका प्रतिध्वनि से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो हमें ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, जितना डिटेल हो सकता है हमने लिया है ध्वनि के अंदर, और भी आगे लेंगे, अभी और टॉपिक बाकी है ध्वनि के, वो लेंगे अपन, पूरा अभी 2 क्लास और लगेगी इसके अंदर कंप्लीट करने के अंदर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ पास में एक बेल आइकन होता है उसको जरूर दबाइएगा ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।